सोलिबिलिटी में हम लोग क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि कोई गैस है ना वो लिक्विड में किस तरह से मतलब घुल सकता है, कितना घुल सकता है, और किस किस चीज पर वो इफेक्ट, मतलब कौन कौन चीज का इफेक्ट उसके ऊपर आता है जब हम लोग वाटर में किसी गैस को घोलते हैं। तो solubility of a substance is its maximum amount, मतलब मैक्सिमम कितना घोल सकते हो, that can be dissolved in a specified amount of solvent। एक निश्चित अमाउंट ले लेंगे सॉल्वेंट का, और उस सॉल्वेंट में हम लोग देखेंगे कि कितना सारा वो जो मटेरियल है, जो भी सॉल्यूट है, उसको हम लोग घोल सकते हैं। और वो किसकी चीज पर डिपेंड करता है, बस वही डीपली हम लोग को इसमें आगे देखना है। तो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जब किसी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डालते हैं और उसको घोलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कौन कौन सा चीज है जो उसको प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं उन लोग के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अल्कोहल घोलेंगे तो उसका कुछ क्वांटिटी और घुलेगा पानी में, अगर चीनी घोलेंगे तो उसका कुछ अलग क्वांटिटी घुलेगा। लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब एक तरह का चीज रहेगा ना वो बहुत आसानी से घुल जाता है। जैसे मान लो कि दोनों दो ठो हम लोग सॉल्वेंट लिए, सॉल्यूट लिए, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो वो बहुत अच्छा से उसमें घुल जाएगा। शुगर और सोडियम क्लोराइड, नमक और चीनी अगर घोलने की कोशिश करते हैं ना तो वाटर में बहुत अच्छा से घुलता है, लेकिन वही अगर वहां पर नेफ्थलीन और एंथ्रासिन ले लो ना तो वो नहीं घुलेगा। पर इसको कुछ दूसरा चीज में डाल करके देखो। ऑन द अदर हैंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डिजोल्व रेडियली इन बेंजीन, ये बेंजीन के अंदर डालो तो ये बहुत अच्छा से उसमें घुल जाता है। तो एक क्यों घुल रहा है, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्डिंग है ना वो एक समान है, एक जैसा है। अगर एक जैसा बॉन्डिंग रहा तो बहुत अच्छा से घुलेगा, अगर बॉन्डिंग में चेंजिंग आया तो फिर वो दिक्कत करता है। इसके अलावा ये तो नेचर हो गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाते हैं ना तो सोलिबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और देखियो ना वो जो ठंडा वाला बोतल हम लोग खोलते हैं उसमें क्या रहता है, वो प्रेशर बढ़ा करके जबरदस्ती कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घोला हुआ रहता है, जैसे ढक्कन हटाओ कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकलता है। इसके अलावा वो तो निकलता ही निकलता है, अंदर से बबल टाइप का आना शुरू हो जाएगा, मतलब जो उस लिक्विड में घुला हुआ है ना वो भी निकलना शुरू कर देता है प्रेशर घटने से। डज नॉट इफेक्ट ऑफ प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट एज सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सॉलिड और लिक्विड को घोल रहे हो ना तब तो कुछ ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड वो तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, उसको क्या कंप्रेस्ड करेगा। लेकिन जैसे ही गैस और लिक्विड की बात आता है ना तो वहां पर वो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर जो तुम्हारा लिखा हुआ है सॉलिड और लिक्विड से रिलेटेड लिखा हुआ है, तो सॉलिड लिक्विड पर इसका कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं। लेकिन जब गैस गैस की बात करेंगे ना, या फिर लिक्विड और गैस की बात करेंगे, तो इसका इफेक्ट काफी अच्छा देखने को मिलेगा वहां पर। लिक्विड और गैस, हाँ लिक्विड और गैस, जैसे पानी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्रेस कर देंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो उसमें और ज़्यादा घुलेगा। और वही मेथड अपना करके आगे हम लोग देखेंगे, हेनरी रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को उसी तरह से उसके अंदर घोला रहता है। या फिर इवन जब गोताखोर लोग समुद्र के अंदर जाते हैं ना, तो अंदर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, पानी का प्रेशर उनके बॉडी पर रहेगा। सिलेंडर वो लोग लेकर के जाता है ना, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें हीलियम नाइट्रोजन वगैरह डाल देता है साथ में। हीलियम नाइट्रोजन अच्छा खासा मतलब ब्लड में उन लोग का घुल जाता है, और तब वो जाकर के एडजस्ट कर पाता है। और वैसे कंडीशन में वो अचानक ऊपर आ गया ना, उन लोगों को बताया हुआ रहता है कि जब ऊपर आना ना तो अचानक से सीधा ऊपर मत आना, धीरे धीरे करके तिरछा मतलब स्लाइड, हल्का हल्का करके ऊपर आना। अचानक से ऊपर आ गया ना तो जितना नाइट्रोजन उसके शरीर में ब्लड में घुला हुआ है ना, तो तेजी से बबल होकर के बाहर निकलेगा, तो ऐसे पूरा पेन होगा उसके बॉडी को। तो ये उन लोगों को बताया रहता है। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए था कि लिक्विड का मतलब लिक्विड और गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है और गैस गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है, पर यहाँ पर सिर्फ सॉलिड और लिक्विड छूट गया है लिख करके, ठीक है ना। तो ठीक है, इतना हम लोग याद रखेंगे। लेकिन जब बात आएगा लिक्विड और गैस का तो हम लोग वहाँ पर यही लिखेंगे कि अगर लिक्विड और गैस है तो प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ेगा, गैस गैस है तो भी प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अगर सॉलिड और लिक्विड को घोलेंगे ना तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको प्रभावित करता है। सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा। देखो टेम्परेचर में वो हम लोग स्टार्टिंग में एक केस पढ़े थे, उसमें क्या था, पहले था सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मान लो यहाँ पर लिए ए और ए के बीच में बॉन्ड था, है ना। और जब हम लोग
चीनी इसमें डाल करके घोल दिए थे, जब सॉल्यूशन बन गया था तो यहाँ पर बॉन्डिंग आया था ए और बी का, है ना। अब यहाँ पर दो केस हो सकता है, या तो हीट रिलीज होता है या फिर हीट हम लोग को देना पड़ता है। कब कौन सा केस आएगा, मान लो कि ए वीक, ए जो है ना ए स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ने के लिए कितना देना पड़ेगा, मान लो 10 जूल देना पड़ेगा। ए वाला वीक है, इसको जुटने के लिए जब ये जुटेगा तो कितना इसमें से ए तो 10 जूल हम लोग दिए ना, ये 5 जूल रिलीज करेगा, है ना। तो टोटल ओवरऑल मिला करके हमको 5 जूल इसको देना पड़ रहा है ना। ए वाला वीक हो गया, वो वीक हो गया, तो जब ए डाले ना तो इसमें से ये 5 जूल हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 जूल हम लोग को ओवरऑल देना पड़ा ना, तो ए रिएक्शन क्या हो गया, इंडोथर्मिक। यहाँ पर डेल एच क्या होगा, डेल एच निगेटिव की पॉजिटिव, जब निकलता है तो निगेटिव, जब देते हैं तो पॉजिटिव, मतलब डेल एच यहाँ पर पॉजिटिव। कंडीशन किस चीज का आ गया, इंडोथर्मिक का। तो यहाँ पर इंडोथर्मिक देखो तो कौन सा अपोजिट है, ए वाला है ना। इस केस में लिखा है कि अगर इंडोथर्मिक रहा ना तो सोलबिलिटी इंक्रीज करेगा विथ राइजिंग टेम्परेचर। अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, इंडोथर्मिक कहने का मतलब अगर हीट देना पड़ रहा है घुलने के लिए, तो उस केस में अगर टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे ना उसका सोलबिलिटी उतना इंक्रीज करता चला जाएगा। और उसके अपोजिट अगर एक्सोथर्मिक रहा ना, निगेटिव रहा, अगर हीट बाहर निकल रहा है ओवरऑल, तो उसको तुम गर्म करोगे तो वो बाहर निकलना चाहता है हीट, और तुम जबरदस्ती उसको और हीट दे रहे हो, तो ऐसे में वो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। सोलबिलिटी डिक्रीज विथ राइजिंग टेम्परेचर। ये दो कंसेप्ट था टेम्परेचर का, समझ में आ गया। वो हम लोग का डिपेंड करेगा, मतलब सोलबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो इंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। अगर ये वाला कंडीशन रहा तो फिर वैसे में डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लेना घर पर समझ करके, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आ गया हेनरी लॉ। हेनरी लॉ भी वही बताता है कि कितना मतलब सॉल्यूट जो है ना घुलेगा, किस चीज पर डिपेंड करता है वो। हेनरी लॉ स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर अगर नहीं तुम घटा बढ़ा रहे हो, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर गैस है, यहाँ पर भी गैस है। अब हम चाहते हैं कि ये गैस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें घुले, तो उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर इस पर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ना उतना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल आकर के इसमें घुलता जाएगा। ठीक है, तो हेनरी लॉ, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर वेपर का देखने को मिलेगा, ये वेपर का पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर इन वेपर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। और ये यहाँ पर है गैस, गैस इन सॉल्यूशन। ये बोल रहे हैं ना कि ये प्रेशर जो होगा ना, पार्शियल प्रेशर, इस प्रेशर के बारे में बोल रहे हैं कि ये प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा ना जितना नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन गैस का पानी के अंदर रहेगा। क्योंकि ज्यादा गैस रहेगा तो ऑब्वियसली घुलना नहीं चाहेगा, घुलना नहीं चाहेगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। और अगर ये घुल जाता है आसानी से तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा। ये वाला जो है मोल फ्रैक्शन है सोल्यूशन में है। सोल्यूशन में जितना ज्यादा येलो पार्टिकल रहेगा प्रेशर यहाँ पर उतना ज्यादा बढ़ने वाला है, और उन्होंने ये बताया। हेयर KH द हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH क्या कहलाता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट कहलाता है। अब यहाँ से देखो तो अगर हम लोग KH सिर्फ निकालना चाहेंगे तो P/, हेनरी कांस्टेंट है, एक तो बता रहे हैं हेनरी कांस्टेंट, ये हर लिक्विड का अलग अलग होगा, हर गैस का अलग अलग होगा, जितना तरह का गैस। वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, एक बार नेट पर सर्च करोगे ना हेनरी कांस्टेंट तो 50 तरह के चीज का क्वेश्चन में तो दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। हेनरी प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें किसका ज्यादा होगा, हेनरी कार्बन डाइऑक्साइड, और KH ले लो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कम होता है। हेनरी कांस्टेंट जो ऑक्सीजन का होगा ना वो कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। एक्चुअली हेनरी कांस्टेंट जिसका जितना कम होगा ना पानी में वो उतना ज्यादा घुलता है। अब ऑक्सीजन का कम है इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा आसानी से पानी में घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी नहीं घुलेगा, उसके लिए तुमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो P/X हम लोग का जो हो रहा है वो आ रहा है क्या, KH
ठीक है ना। अब एक्स क्या है, एक्स है गैस का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक क्या बता रहा है कि मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा ना केएच उतना कम होगा, या फिर केएच जितना कम होगा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन का केएच कम है तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का ज्यादा हम लोग को पानी में मिल जाता है, आसानी से पानी में घुल जाता है। केएच हम लोग को सिंपली ये बताता है कि ये पानी में कितना ज्यादा घुलनशील है, जितना कम रहेगा केएच हम लोग बोलेंगे कि उतना ज्यादा ये सॉल्युबल होगा। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है केएच का, केएच के बारे में कुछ और डिटेल्स है। केएच इज फंक्शन ऑफ, केएच इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। देखो एक गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, कैसा जैसा गैस रहेगा वैसा उसका केएच होगा। हायर द वैल्यू ऑफ केएच, केएच का वैल्यू ज्यादा होगा तो सोलबिलिटी क्या होगा, कम होगा ना। द लोअर इज द सोलबिलिटी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का केएच का वैल्यू ज्यादा है तो उसका सोलबिलिटी कम मिलेगा। केएच वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटिंग डेट, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना तो केएच वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और केएच वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है सोलबिलिटी का डिक्रीज कर जाना ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी है केएच का, ये 3 बस। हाँ इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, केएच वैल्यू इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटिंग दैट सोलबिलिटी डिक्रीजेज, यहाँ पर तुम डिक्रीजेज लिख सकते हो। और अगर यहाँ डिक्रीजेज लिखोगे ना तो फिर यहाँ पर इंक्रीजेज लिख देना, एक ही बात होगा। यहाँ नीचे में बात बदला हुआ है इसलिए वैसे उल्टा रिवर्स लिख दिया गया है नीचे में, गलत वो भी नहीं है, वो भी सही लिखा हुआ है, 2 वर्ड को एक ही में मिक्स किया हुआ है। हाँ तो 3 प्रॉपर्टी इसका याद रखेंगे, एक खत्म हो गया ना। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, अब हेनरी लॉ का देखो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। फर्स्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, कार्बोनेटेड बेवरेज मतलब थम्स अप वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो होता है उसमें लोग क्या करता है, हम लोग पढ़े कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलेबिलिटी बढ़ेगा, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके और प्रेशर को काफी ज्यादा हाई कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जा करके उस सॉफ्ट ड्रिंक में मिल जाता है। जब उसको हम लोग खोलते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है तो बबल बन करके वो जो गैस अंदर घुला हुआ है वो बाहर निकल जाता है, ऊपर आ जाता है। सेकेंड है इन डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग में भी वो लोग यूज करता है। डीप सी डाइविंग में क्या कैसे यूज करता है, वो लोग अंदर जाने के लिए उन लोगों को हेनरी रूल से पता चल गया कि अंदर जाएंगे तो प्रेशर हमारे बॉडी का बढ़ेगा, और साथ में जब वो लोग ऊपर आते हैं ना तो इसमें भी ध्यान रखते हैं वो लोग, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटने वाला है तो अचानक से वो सारा नाइट्रोजन निकलेगा, तो वो लोग तिरछा करके मतलब डायरेक्ट ऊपर ना करके पानी में ऐसे करके पानी में ऊपर आएंगे।